नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर दानिश जवाब चाहिए के साथ हाजिर है। बहुत ही अहम केस, बहुत ही अहम आज का एक फ़ैसला, और इस फ़ैसले पे बात करेंगे। हमारे साथ गेस्ट हैं, लेकिन दो तीन चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो मैं हाईलाइट ज़रूर करना चाहता हूँ। इमरान खान साहब के ऊपर जैसा कि आप जानते हैं कि जी पहले भी तौहीन अदालत का केस बना, और 2017 में इनके ऊपर जो तौहीन अदालत का केस बना था वो आपके इलेक्शन कमीशन ने इनको तौहीन अदालत के केस में जो है वो नोटिस जारी किया था, जिसके ऊपर इन्होंने अनकंडीशनल माफ़ी मांगी और उसके बाद उनको माफ़ कर दिया गया। फिर 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी एक स्टेटमेंट पे जो तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए उसके ऊपर इनको नोटिस जारी किया, और इमरान खान साहब ने उस वक्त भी अनकंडीशनल माफ़ी मांगी, जिसकी बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ने। अब यहाँ पर दो बातें हैं जिसकी तस्हीह होनी है, क्योंकि जस्टिस जो हैं इफ्तिखार चौधरी साहब सुनते हैं कि उन्होंने अपने जो उन्होंने नोटिस जारी किया था तो उन्होंने इनकी उस माफ़ी को एक्सेप्ट नहीं किया था, और फिर जमाली साहब ने इनको रिलीफ दे दिया था अनकंडीशनल माफ़ी पे। तो ये किसी वक्त हम ज़रूर इस पे बात करेंगे आगे जाके कि आया चौधरी इफ्तिखार ने जब नहीं दिया था तो फिर उसके बाद, क्योंकि फिर अनवर ज़हीर जमाली साहब आ गए थे उस केस के ऊपर, उन्होंने उनको दे दिया था, तो वहाँ पे भी ये इन्होंने माफ़ी मांगी और इनको माफ़ी मिल गई थी। अभी दो तौहीन अदालत का केस है, एक फिर इलेक्शन कमीशन में चल रहा है और दूसरा ये वाला केस था जिसमें उन्होंने खातून जज के हवाले से जो रिमार्क्स दिए थे वो तौहीन अदालत के ज़िम्मे में आया था, और आज तो ये बात भी सामने आई कि उनकी ये तौहीन क्रिमिनल तौहीन है। इसका मतलब है कि उन्होंने क्रिमिनल तौहीन की है, जिसे क्रिमिनल तौहीन अदालत कहा गया। अब इसमें जो भी प्रोसीडिंग हुई केस की मेरिट पे तो हम बात नहीं करते कि जी, लेकिन जो फैसला आया है उसके ऊपर यह है कि इमरान खान साहब को जो शोकाज दिया गया था, उस शोकाज के बाद जो शोकाज नोटिस था, क्योंकि आम नोटिस उनको नहीं दिया गया था, इमरान खान साहब ने एक दफ़ा जो है वो जवाब जो दाखिल किया था, उसके बाद जुडिशल हिस्ट्री में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि किसी मुल्ज़िम को जो कि जवाब दाखिल कर चुका है उसको ये मौका दिया जाए ख़ुद ही कि जी आप अपना बेहतर जवाब करें, क्योंकि ये जवाब आपका मज़ीद आपके लिए मसाइल पैदा कर सकता है। लेकिन जो दूसरा जवाब दिया गया वो भी, उस पर भी आज कोर्ट ने जो रिएक्शन दिया है वो सब आपको पता है, और उसके बाद अब ये फ़ैसला हुआ है कि 22 सितंबर को फ़र्द जुर्म आयद किया जाएगा। तो जो लोग लॉ को समझते हैं या थोड़ा बहुत कानून हम जैसे तालिब इल्म की तरह समझते हैं, वो जानते हैं कि ये फ़र्द जुर्म जो जब आयद की जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि ये बड़ा सीरियस केस हो गया है, और फ़र्द जुर्म आयद करने का मतलब है कि फिर उसको अब एविडेंस होंगे और बहुत कुछ होंगे। जो मेरे पास एक बहुत ही अहम मेहमान भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। तो मेरे पास जो आज ये पूरा का पूरा केस है, तो मैं थोड़ा सा डिटेल बताना चाह रहा था, हिस्ट्री बताना चाह रहा था। मेरे पास जो गेस्ट आइए उनका तारुफ करा देते हैं। मेरे साथ हैं जनाब सिद्दीकुल फारूक साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। आपका बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। मेरे साथ हैं एजाजुल हक साहब, सरबराह मुस्लिम लीग ज़िया, आपका बहुत शुक्रिया। मेरे साथ हैं अमानुल्लाह कनरानी, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, बड़ा नाम है। आपका भी शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। क्या इस वक्त सिद्दीकुल फारूक साहब मैं आपकी तरफ आऊँ? वेलकम। मेरा सवाल है कि माजी में भी इमरान खान साहब तौहीन अदालत का के तौहीन आपके इलेक्शन कमीशन का भी किया, माफ़ी भी मिली, उसके बाद इस केस में 2 दफ़ा जवाब दाखिल कराया गया और अब फ़र्द जुर्म आयद हो रही है 22 सितंबर को। कैसे देखते हैं इस केस को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है जी कि मगरिब से पढ़ा हुआ एक आदमी जो सुबह शाम ये ऐलान भी करता है और ये दावा भी करता है कि मगरिब को यानी यूरोप को, अमेरिका को मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, और जो वहाँ के वज़राए आज़म की मिसालें देता है
कि जी वो साइकिल पे अपने दफ्तर जाते हैं वगैरह वगैरह। वो ख़ुद वैसी शाइस्तगी और उस किस्म के उसूलों से न सिर्फ ये कि महरूम हो, बल्कि एलानिया उन तमाम उसूलों की और अपने मुल्क के क़ानून और उसूलों की भी खिलाफ वर्जी करे, तोड़े। तो ये एक अजीब बात है। उसके बाद एक आदमी का रवैया शुरू से, जैसा कि आपने बताया, पहले भी तौहीन अदालत हो, वो इंडिया की सरज़मीन पर बैठ के अपनी मुसल्लह अफवाज के ख़िलाफ़ ऐसी नारवा बातें करे जो कभी नहीं करनी चाहिए, जो यहाँ भी आके कभी एक दफ़ा कभी दूसरी दफ़ा, और जब गिरफ़्तारी के अहकामात जारी हों तो तब जाके माफ़ी मांगे इलेक्शन कमीशन से वगैरह। तो उसके बाद अब आप देख लीजिएगा कि मौका भी दिया, आउट ऑफ द वे लोग कहते हैं जाकर, लेकिन उन्होंने उसकी कोई लाज ना रखी और बज़िद कि मैंने तो माफ़ी मांगनी नहीं है, आएँ बाएँ शाएँ। मैं समझता हूँ ये फिर बहुत ही सीरियस, बड़ी संजीदा बात है। और एक वो आदमी जो लीडर हो, लीडर होने का दावा भी करे और लोग उसे फॉलो भी करते हों, और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों के मुताबिक कि पार्लियामेंटेरियंस को लोग फॉलो करते हैं, वो जब तौहीन अदालत करते हैं तो ये ज़्यादा संगीन मसला है। और मुस्लिम लीग नून के माज़रत से 3 पार्लियामेंटेरियंस को सज़ाएँ मिली हों माफ़ी मांगने के बावजूद, तो ये बड़ा केस जो है ये बहुत ही संगीन है। और मैं समझता हूँ कि इसमें कानून को हर हाल में अपना रास्ता लेना चाहिए, कोई अनड्यू रियायत नहीं मिलनी चाहिए, ताकि मुस्तक़बिल में कोई दूसरा आदमी इस किस्म की जुर्रत न कर सके। अच्छा सिद्दीक अल फारूक साहब, मैं यहाँ पर यह भी आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी इनके पास एक मौका तो है कि वो माफ़ी मांग लें, अनकंडीशनल माफ़ी मांग लें, और इसको फिर इस तरह भी देखते हैं कि आपके PMLN के 3 साथियों ने माफ़ी मांगी थी, लेकिन उस अनकंडीशनल, और पहली दफ़ा उनसे ये जुर्म हुआ था, तो अनकंडीशनल माफ़ी के बावजूद उनको माफ़ी नहीं दी गई थी। तो अगर ये माफ़ी मांग लेते हैं किसी स्टेज पे, पहले तो ये है कि क्या ये मांग लेंगे? आप मिजाज को समझते हैं, क्योंकि 2 दफ़ा उनको मौका दिया गया जवाब का, लेकिन उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। जी, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पिछली तारीख पर भी ये कहा था कि उनके सामने निहाल हाशमी माज़रत और इन 2 दूसरे MNAs के केसेस हैं, और सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला मौजूद है, और सुप्रीम कोर्ट ज़ाहिर है सुपीरियर कोर्ट है, उसके फ़ैसले बाइंडिंग होते हैं हाई कोर्ट और दूसरी कोर्ट्स पर। तो इस सूरत में इनकी अब, यानी जब इन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, मांगने का मौका था, और अब अगर ये माफ़ी मांगे भी तो क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों की खिलाफ वर्जी करते हुए इन्हें माफ़ कर देगी? और ये हकीकत भी जो फ़ैसले में लिखी है सुप्रीम कोर्ट के कि अवामी नुमाइंदा जो है वो ज़्यादा ज़िम्मेदार है, तो ये तो अवामी नुमाइंदा होने के साथ साथ एक पार्टी के लीडर हैं, तो ये उनसे भी ज़्यादा ज़िम्मेदार हैं। तो क्या इमरान खान साहब जब खुद कहते हैं कि जी पाकिस्तान में तो 2 क़वानीन है, ताकतवर के लिए और क़ानून है और कमज़ोर के लिए दूसरा कानून है, तो क्या उन 3 MNAs जो सिर्फ MNAs थे उनके लिए और कानून है, और पार्टी के लीडर जिसके टिकट पे कई लोग मुंतखब होकर आते हैं, इसके लिए मुख्तलिफ कानून होगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को भी तो दिया हुआ है सर आपके, तो वो भी तो बेचारे गए थे, वज़ारत उज़्मा से गए थे। मैं आगे बात करूंगा, और आपने जिस बाइंडिंग की बात की है वो तो आइन का आर्टिकल 189 है। मेरे साथ बहुत ही अहम लॉयर भी बैठे हुए हैं, तो इसके ऊपर बात करूंगा। एजाज़ुल हक साहब, अस्सलाम वालेकुम। एजाज़ुल हक साहब, आजकल आप इमरान खान साहब के साथ बहुत करीब नज़र आ रहे हैं। मैंने तो 2 गाड़ियों में देखा, आप ड्राइव कर रहे हैं, इमरान खान साहब आपके साथ बैठे हुए हैं। तो
तो गोया इस वक्त तो आप इमरान खान की फीलिंग्स, बातें, उनकी सोच, उनके साथ बड़ी अंडरस्टैंडिंग होगी। तो मेरा सवाल आपसे, जो भी ये हुआ है आज, इसको आप कैसे देखते हैं और क्या अगली पेशी पे हम उम्मीद रखें कि इमरान खान माफ़ी मांग लेंगे अनकंडीशनल? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, मैं खान साहब के बारे में तो कोई तर्जमानी नहीं कर सकता। उनकी जमात में बहुत से लीगल उनके एक्सपर्ट्स हैं जो उनको ये बताते रहेंगे कि उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हामिद ख़ान जैसे सीनियर लॉयर्स हैं, जो लॉयर हैं, जो उनको माशाल्लाह रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और दो अदालत के मुआवन भी हैं, और मेरा ख़्याल है कि उनकी एक बड़ी अच्छी स्टैंडिंग है। और जो कुछ उन्होंने कहा वो भी आपने सुन लिया होगा कि क्या उनकी राय थी और क्या उन्होंने कहा। देखें, मैं समझता हूँ कि दानिस्ता या गैर दानिस्ता उन्होंने जो कुछ कह दिया, मेरे नज़दीक ये है कि उनको चाहिए कि वो इस मसले से अपने आप को बाहर निकालें, और उसके लिए जो भी लीगल एक्सपर्ट्स उनके हैं उनको बताएं कि अगर माफ़ी मांगने से बेहतर हालात हो सकते हैं तो उनको चाहिए कि वो माफ़ी मांग लें। हो जाता है, इंसान से गलती हो जाती है, और इसमें यह नहीं देखना कि माजी में किसी के साथ क्या हुआ, क्योंकि माजी की बड़ी तल्ख हकीकत है हमारी। जो 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 जुडिशरी के साथ होता रहा, जो सुप्रीम कोर्ट के साथ हुआ, मुझे वो दोहराने की ज़रूरत नहीं है। वो सारे मुल्क को पता है कि ब्लैक डे इन दी हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान कौन सा था जिस दिन सुप्रीम कोर्ट पर हमला हुआ था। तो उसको अभी दोहराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे, मेरे ख़्याल में, अगर मुल्क में इस बारे में तशवीश है तो अगर कोई खुश है तो वो हुकूमत है। वो चाह रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से अल्लाह करे उनके लिए कि भाई तोशा खाना में या फिर तौहीन अदालत में या फिर दो और जो केसेस लगे हुए हैं फॉरेन फंडिंग में या किसी और में इमरान खान साहब डिस्क्वालीफाई हो जाएं। फॉरेन फंडिंग में ये डिस्क्वालीफाई हो जाएं। 4 केसेस हैं मेरे ख्याल में। और अगर मैं उनकी डिटेल में जाना शुरू हो जाऊं कि तोशा खाना के साथ किस किस ने क्या किया और किसने नहीं किया, उसकी मेरे ख्याल में एक तलखी लाने की ज़रूरत नहीं हमें। मैं ये कहूँगा कि सिंगल आउट करके किसी को, और किसी ने सही कहा था कि देखें, अगर मोटरवे पर 120 गाड़ी चलाने की इजाज़त है तो 129 तक आपका चलान उमूमन नहीं होता। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो हमारी तरह के या खान साहब की तरह के, जो 120 ज़रा सा क्रॉस करते हैं 121, तो उनको रोक कर उनका चलान कर दिया जाता है। कई लोगों को 130 पे भी छोड़ दिया जाता है। तो ये अब अदालतों ने फैसला करना है कि मौजूदा सूरत हाल मुल्क की देखते हुए, ये जो माहौल बना हुआ ये देखते हुए, जिस तरह के आज एक तरफ तो कोर्ट ने कंटेम्प्ट का कहा कि 22 तारीख को लगेगी, दूसरी तरफ जहाँ कोई फ्लड आया ही नहीं, जहाँ फ्लड का नामो निशान ही नहीं, जहाँ पे लोगों ने अपने जो एलोकेटेड बजट है उसके मुताबिक ख़र्चा कर चुके, यानी चिश्तिया में, मुल्तान में, शरकपुर शरीफ में और जगहें आप देख लें कितनी, जहाँ पर ये 2 दिन के बाद इलेक्शंस हो रहे थे, अचानक जनाब उनको पोस्टपोन कर दिया। कोई वजूहात नहीं बताई क्या वजह है क्या नहीं है। बोला जी कि इलेक्शन की तारीख हम तब्दील कर रहे हैं। कभी मैंने पाकिस्तान की तारीख में ऐसा होता नहीं देखा। कोई ज़लज़ला आया होता, कोई सैलाब अगर इन इलाकों में आया होता जहाँ पे के मुतासिर होते जिन्होंने वोट डालने आना था, फिर तो ठीक है। लेकिन वहाँ पर ये देख कर के वहाँ बड़े बड़े जलसे किसके हो रहे हैं, वहाँ आवाम की क्या राय है, तो वहाँ से उन्होंने इलेक्शंस को ही मतलब आगे कर दिया वहाँ से। तो इसमें अब मैं समझता हूँ कि ये पूरी मुल्क के लिए, बजाय इसके कि हम एक अच्छा माहौल क्रिएट करें, यहाँ पर इस वक्त मुल्क एक बड़े मतलब अहम मोड़ से गुजर रहा है और बड़ा नाजुक, अभी अगले 2-3 माह जो हैं ये बड़े नाजुक हैं। इसमें आपके मईशत के हवाले से, आपके लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, आपकी सियासत के हवाले से, आपकी जमहूरियत के हवाले से भी आपने फैसले करने हैं कि हमने इस गाड़ी को कैसे आगे लेकर चलना है। अगर इसमें आप एक एक छोटा सा इंटरप्ट करना चाहूँगा आपको। फवाद चौधरी साहब का भी एक इंटरव्यू चल रहा था, उन्होंने कहा कि जी हामिद खान साहब ने जो आज जवाब दाखिल किया है उस जवाब का रिएक्शन सामने है। और दूसरा ये है कि जी उन्होंने ये कहा कि जी पीटीआई बिल्कुल इसके लिए एग्री नहीं कर रही थी कि हामिद खान को वकील किया जाए, ये इमरान खान साहब ने उनको वकील किया है।
तो अब उनके अपनी एक बहुत बड़ा तर्जुमान फवाद चौधरी तो इस वक्त इमरान खान के तर्जुमान है सर। अगर वो कह रहे हैं कि पीटीआई इस बात के लिए तैयार नहीं थी कि हामिद खान को वकील किया जाए, और हामिद खान ने ही ये जवाब बना के दिया जिसको अदालत ने आज इसके ऊपर आपके वहाँ पे जाना पड़ा कि फ़र्द जुर्म 22 तारीख को की जा रही है। तो कैसे देखते हैं सर हामिद खान साहब के इस जवाब को, और फवाद चौधरी जो इमरान खान के बड़े राइट हैंड हैं, तर्जुमान हैं, और उनका ये हमला कह लें, स्टेटमेंट कह लें, क्या कहेंगे सर? थोड़ा सा मुख्तसर सा मैं आगे जाऊँ। देखें डॉक्टर साहब, बड़ा मुख्तसर मैं आपको इसका जवाब दे देता हूँ। देखें, वकील कितना भी अच्छा हो या कितना भी बुरा हो, वो अपना कभी इनिशिएटिव नहीं लेगा, वो आपको राय देगा कि जनाब ये रास्ता है, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है। और हामिद खान साहब मेरे ख्याल में बड़े अच्छे सुलझे हुए वकील हैं। इन जमातों के अंदर ये होता है कि एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। हामिद खान साहब पीटीआई से कुछ अर्सा दूर रहे हैं, अब हाल ही में उनकी 2 मुलाकातें मैंने जो देखा है टेलीविज़न वगैरह पे खान साहब के साथ हुई हैं, तो अब इनके ताल्लुकात कुछ बेहतरी की तरफ जा रहे हैं जो उन्होंने वकील किया। लेकिन कभी भी कोई भी वकील अच्छा हो या बुरा हो, अपने क्लाइंट से पूछे बगैर कि जी ये रास्ता है आपके लिए, ओके नहीं मैंने माफ़ी नहीं मांगनी, तो वो कहेगा अच्छा जी फिर ये तरीका इस्तेमाल कर लें, फिर ये आप अल्फाज इस्तेमाल कर लें। तो मैं तो ये समझता हूँ कि मेरे नज़दीक तो मैं समझता हूँ कि अपोलोजाइज़ कर लेना चाहिए था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो खातून है, मतलब एक अच्छी जज हैं, उनके बारे में कुछ कह दिया गया तो अपने अल्फाज वापस ले लें कि भाई ठीक है गलती होगी। बात आप खान साहब से मिले तो ये अपनी एडवाइस जरूर दे दीजिएगा, आपकी एडवाइस भी बड़ी अहम है सर। आजकल आप बहुत राइट हैंड पे हैं। मैं हो सकता है मैंने ऑलरेडी दे दी हो डॉक्टर साहब। मैं आता हूँ जनाब अमानुल्लाह कमरानी साहब के पास। अब तो मैंने नाम सही लिया है सर, मैंने इसको सही लिख लिया है सर। आप साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, इस केस को जो फर्द जुर्म शोकाज हुआ और ये क्रिमिनल केस है, कैसे देखते हैं ये पूरे केस को? और माजी में भी इन्होंने तौहीन अदालत की तौहीन 2 दफ़ा की है, उसको अनकंडीशनल की है, यहाँ अनकंडीशनल नहीं की। पहला वाला लेटर तो बहुत सख्त है जिसमें इन्होंने इस पूरी की पूरी बेंच पर अदम एतमाद कर दिया था और अथॉरिटी को चैलेंज कर दिया था। इसमें तो फिर भी नरम किया लेकिन माफ़ी नहीं मांगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं हूँ, थोड़ा सा जो कानून के तालिब इल्म की हैसियत से मैं समझता हूँ ये अदालती जो प्रेसिडेंट्स हैं, यस सर, उसकी रोशनी में बात करूँगा। आप तो माजी करीब की बातें कर रहे हैं, माजी बैद की भी बातें इसके अंदर हैं। जनरली जो परसेप्शन है मेरे नज़दीक, माजरत के साथ माहौल कुछ और है, मैं माहौल के बरक्स बात कर रहा हूँ कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कानून है, बहुत सारे जो सीनियर लॉयर्स हैं, जो लोग हैं, वो समझते हैं ये कानूनी गलत है। इस कानून को बल्कि इसको ख़त्म कर दिया गया था 2004 में, वो ऑर्डिनेंस था। अब भी कानून की किताब में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है। ये 17वीं तरमीम में चूँकि इनको इंडेमिनिटी मिली हुई है, उस ऑर्डिनेंस को जो 2003 में जारी हुआ था और 2004 में ऑर्डिनेंस आके वो ख़त्म हो गया था, लैप्स हो गया था। चौधरी इफ्तिखार साहब के एक जजमेंट के ज़रिए से अब वो चल रहा है। तो इंडिया तो कहने का मकसद है ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, अच्छा कानून नहीं है। चाहे पहले जिन 3 को सज़ा हुई है वो भी गलत था, अगर आज भी आप किसी को इस पर सज़ा देंगे वो गलत है। ये और बात है, हमारे अपने अखलाकियात इतने बुलंद होने चाहिए, चाहे खातून हो चाहे मर्द हो। इदारे होते, इंस्टीट्यूशंस की एक एहतराम है, चाहे अदलिया हो, चाहे इंतज़ामिया हो, चाहे मुकन्ना हो, चाहे फ़ौज हो, चाहे कोई भी हो, हर एक, चाहे सहाफ़त हो, हर एक तक़द्दुस है। उस तक़द्दुस को जो है वायलेट नहीं करना चाहिए। और जो इमरान खान साहब ने किया वो बहुत ही काबिल अफसोस है कि नाम लेके कहा। अगर इस तरह नाम लेके कहते फिर तो कबायली दुश्मनी में क्या रह जाता है। मैं माजरत के साथ कहूँगा, मैं तालिब इल्म भी हूँ, थोड़ा बहुत सियासी समझ बूझ के लिए चीज़ों को जानता हूँ। एजाज साहब ने बात की इलेक्शन मुलतवी हुए, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि वक्त गुजर गया, लोग फौत हो गए, अल्लाह उनकी मगफरत करे। 77 में भी इलेक्शन मुलतवी हुए थे, उस वक्त कोई सैलाब नहीं था। 1979 में भी इलेक्शन मुलतवी हुए थे, कोई सैलाब नहीं था। एजाज अलग साहब को ये बात करते हुए एहतियात करना चाहिए कि सियासी स्कोरिंग में इतना न जाए कि माजी की तलखियां उभर आए। मेरा किसी से कोई ताल्लुक नहीं है, मगर कहने का मकसद ये है कि कंटेम्प्ट का कोड जो है का इस्तेमाल इसका गलत है, गलत है। मैं कहता हूँ किसी के खिलाफ नहीं होना चाहिए, और जितने पहले उनसे माफी माजरत के साथ जरा मैं कुछ कहना चाहूँगा।
नहीं, आपको मैं सिर्फ मौका इतना दूंगा, कहना चाह आप रहा हूं, जरूर मैं दीजिएगा, ज्यादा इनको disturb अपनी नहीं बात करूंगा। तो पूरी। नहीं, मैं सिर्फ जी बोलें। वो बात मैं भूल जाऊंगा ना। ये कह रहे थे कि उस वक्त सैलाब नहीं था, जी, उस वक्त बोलें, मार्शल बोलें, लॉ बोलें। था। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बस इतना ही मैंने कहना था। माशाल्लाह था वो। तो मैंने कहा वो माशाल्लाह में 1977 से बिल्कुल ठीक है, माशाल्लाह। 1985 तक मार्शल लॉ था। मतलब मैं तो इलेक्शन के मुल्तवी होने की बात कर रहा हूँ सर। कॉज, हाँ, कोई मैं कॉज भी यही नहीं कह बता। रहा नाज हूं, नहीं मैं था, कौन मैं सा इस कह पर रहा हूं। बात कर रहा उस हूँ। वक्त सैलाब मेरा आया कोई था। क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं है सर। मैं शायद आपका हिमायत रखता हूँ, आपके लिए हमदर्दी रखता हूँ, जात की बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने कहा नहीं, सूरत मैं ऐसी आपको बनती सलूट है। पेश लेकिन करता आपने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की भी फांसी की बात की। नहीं, मैं तो बिल्कुल इस पर कोई वो नहीं हूँ। हमने बल्कि कई दफ़ा कई जगहों पर उनके वाले साहब के बड़ा अच्छा किरदार अफगानिस्तान के हवाले से और उनका बहुत इस्लाम के हवाले से, मिल्लत इस्लामिया के हवाले से, इसलिए माजी को हम छोड़ देते हैं। मैं कहता हूँ आज भी इमरान खान साहब ने गलत किया है, इसको ज़रूर डिस्क्वालीफाई होना चाहिए, इस पर मुझे एतराज़ नहीं है। मगर मैं समझता हूँ अदालतों को अपने रिस्ट्रेंट शो करना चाहिए, जैसे मोइनी ने कहा, उनको रिस्ट्रेंट शो करना चाहिए, अपनी इज्जत अपने फैसलों से कराना चाहिए। अब जस्टिस कार्नेलिस भी थे, आपने सुना होगा, उसने थ्रू आउट अयूब खान के साथ काम ले लिया आपने सर। अयूब खान के साथ काम किया, मगर वो अयूब खान से उसने एक मुलाकात भी नहीं की। नहीं सर, एक मुलाकात भी नहीं आपने की। किस जज का नाम तो ले लिया इसलिए सर? पाकिस्तान की हमने तारीख में कभी इतना बड़ा नाम है तो सर। कभी उसने इस और वो गैर मुस्लिम है सर। गैर मुस्लिम, बताइए। और फिलिटीज के एक कमरे में रहता था। बताइए। तो आज भी उसके नाम पर कमरा है। उसने कहा मैं चीफ जस्टिस हाउस में नहीं रहूंगा, इसलिए कि उसका खर्चा ज्यादा है, मैं मियाँ बीवी रहते हैं, उस हमारे लिए कमरा काफी है, वो किराए पर कमरा ले जनरल कर्नाटक, बस तो क्या बात। हामिद खान साहब भी उसी कार्नेलियस के चैम्बर के अमीन है, आपको पता है। लेकिन हामिद अच्छा, खान- उसके हाँ, अमीन है? उसके जस हाँ, उसी अच्छा। के ऑफिस अच्छा। उसी के ऑफिस, बल्कि उनके शागिर्द हैं। अच्छा सर, मैं यहाँ पर एक चीज़ पूछना चाहूँगा, क्योंकि इस वक्त बहस थोड़ी सी है, फिर मैं सिद्दीक अल फारूक साहब की तरफ भी जाऊँगा। और मैं ये पूछना चाहूँगा कि अनकंडीशनल माफ़ी तो नहीं मांगी इन्होंने, और पहले वाला लेटर था, दूसरे लेटर में भी हामिद खान ने ही लिखा होगा, लेकिन वो आपके बड़ी ज़बरदस्त बात की उन्होंने, क्या नाम है, एजाजुल हक साहब ने, कि वकील जो हैं वो अपने क्लाइंट को दोनों रास्ते बता देते हैं, क्लाइंट जो चूज करता है उसी को लेके आगे बढ़ते हैं। क्या ये मैं इसमें कोई इजाफा नहीं करूंगा, मोहतरम एजाजुल हक साहब की बात से इतफाक करता हूँ, इत्तेफाक यही करते होता है। तो इसका मतलब ये तरीका है कि ये जो बयान ये है जो बयान हामिद है खान या साहब का हामिद नहीं है, खान का नहीं है, कभी भी नहीं हो सकता है। वकील कभी भी अपनी राय नहीं देता है, अपनी राय अदालत में जरूर देता है, मगर वो क्लाइंट की मर्जी से देता है। पे वो लिखा है। एक तो एक इसका लफ्ज, मतलब है कि फवाद चौधरी फुल साहब जो स्टॉप, इल्जाम लगा रहे हैं, बल्कि मैं समझता हूँ ये जवाब शायद पीटीआई के अंदर डिस्कस भी हुआ। फवाद चौधरी इनके दोनों मेरे दोस्त हैं, ऐसी बात नहीं है, मगर दोनों वकील है, मगर मेरे लिए तो अच्छा अब मैं सर आगे जरा पूछ लूँ सर, ये सीरियस मैटर है कि आप शोकाज के बाद जो है, क्योंकि प्रोसीजर तो आप ज़्यादा जानते हैं सर, बल्कि मैं एक ब्रेक लेता हूं, फिर ब्रेक के बाद ये सवाल आपसे ज़रूर करूंगा कि आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के हवाले से आपकी एक राय है, लेकिन ये हो रहा है। मैं अब इस कहता हूं सिलसिले पिछलों को माफ कर अब देना इस चाहिए। सिलसिले में मैं कैसे मैं माफ कहता हूं करेंगे? पिछलों, ये कानून गैर मतलब वो कानूनी है। सजा हो चुकी है उनको यूसुफ सर। रजा गिलानी का भी गलत फैसला था, तलाल चौधरी का तो भी आप ये गलत था, सजा के निहाल लिए हाशमी ऐसा का करें गलत ना कि जस्टिस जब इफ्तिखार के कानूनी लिए जिस नहीं तरह के बिल्कुल। एग्जीक्यूटिव या पार्लियामेंट जो है, जब आप सर पार्लियामेंट एक कानून साजी कर देना, देखें, सिंपल 70वें तरमीम के अंदर आपने कहा कि जितने इकदाम हैं हम उनको खत्म करते हैं, हाँ। कुछ को फिर इंडेमिनिटी दिए, इसको भी खत्म कर देना चाहिए। या पार्लियामेंट ये को आगे खुद का है। लेकिन मैं अभी आपसे ना कि ये जो चार्ज इसका फर्द जुर्म आयद हो रहा है, इसकी कितनी सीरियस पोजीशन होती है, ये मैं आपसे मालूम करूंगा। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, नाज़रीन वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। मैं ज़रा सिद्दीक अल फारूक साहब, आप जो भी कमेंट्स करना चाहें करें, लेकिन मैं एक और बहुत अहम इशू पे बात करना चाह रहा हूं, और वो इसी से रिलेटेड है, क्योंकि इमरान खान साहब मुसलसल जो हैं वो अपने जलसे और जुलूस में, आवाम में, उनके नीचे वाले तो लोग ज़रूर ये बात करते हैं और भी बात करते हैं, लेकिन खान साहब खुद इदारों को, अब देखें ना, एक मुतनाज़ा करने की कोशिश की जा रही है आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट को, जो कि बिल्कुल सिंपल है, क्लियर है कि जी माजी में भी जो है वो ये, लेकिन जो जुमला उन्होंने कहा है वो मैं आप मेहमानों से ज़रूर पूछना चाहूँगा कि वो जुमला बहुत तकलीफ दे है। उन्होंने कहा कि
ऐसा आर्मी चीफ आना चाहिए जो मुहिब वतन हो। ये बड़ी क्वेश्चन वाली बात है सर, क्या कहेंगे? मुहिब वतन हो और तगड़ा बंदा हो हाँ जी, करप्शन ना करने दे। अच्छा, मैं पहले तो दोनों दोस्तों का एहतराम करते हुए कि नूरानी साहब माशाल्लाह बहुत सीनियर वकील हैं और बड़े पाए के वकील हैं, उन्होंने जो बातें की हैं, इस वक्त चूँकि कानून एक मौजूद है तो ये उनकी राय है। लेक्चर दें या वाज करें, इसकी हैसियत लेक्चर की और वाज की है कि ये नहीं होना चाहिए। जब कानून मौजूद है तो उससे फरार या उसको नज़रअंदाज करना फिर मुमकिन नहीं है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने ये फरमाया कि जनाब जो उन्होंने किया बिलखुसूस आपने भी लाक किया हुआ है सर, अदालतें अपने फैसलों से, नहीं मैंने नहीं किया एहतराम, लेकिन मैं जज रहा हूँ एज चेयरमैन, तो अब वकला मेरी अदालत में पेश होते थे और कुछ थोड़ा बहुत मैं पढ़ लिखा आदमी हूँ, ये तो आपको अंदाज़ा है। अवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड, जी जी। तो मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि जब ये कहते हैं कि हाँ वो वायलेट ना करें, वो तौहीन ना करें, लेकिन अगर कोई तौहीन करे तो उसको रोकना भी तो है ना आखिर। तो कैसे रोका जाएगा? कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। जैसे अभी डॉक्टर दानिश साहब ने गिनवा दी कि ना एसी को छोड़ते हो, ना डीसी को छोड़ते हो, ना आईजी को छोड़ते हो, ना डीआईजी को छोड़ते हो, ना जज को छोड़ते हो, ना सियासतदान को छोड़ते हो, ना जनरल को छोड़ते हो, ना सहाफ़ी को छोड़ते, किसी को छोड़ना ही नहीं है। और अपना हाल ये है कि तोशा खाना हो। अब तोशा खाना जो है, तोशा खाना तो एक तरफ रखे भाई, वो पैसे जो वसूल किए आपने वो डिक्लेयर नहीं किए। दूसरी बात यह है कि आपने जो फॉरेन फंडिंग है, ममनुआ फंडिंग है, वो तो आपने अकाउंट छुपाया, सारा कुछ किया, वो सामने आ गया। अब ये कहना कि जी किसी न किसी तरीके से उसको हटाना चाहते हैं, भाई आप जराइम ना करें। ये तो आपने तस्लीम किया, 8 साल आप जान छुड़ाते रहे, ये आप हाथ जोड़ते रहे कि जी ये ना करें, ये पब्लिक ना करें, ये उनको ना दें, ये वो जो अपना क्या नाम है उनके वो फाउंडिंग मेंबर थे उनको ये ना दें। यार खुदा के लिए, अगर आप इतने साफ सुथरे हो, आप जी हाँ, आप सारे अकाउंट सामने लेके कहें हाँ जी ये है, हम बिल्कुल ईमानदार आदमी हैं, तो कहीं ना कहीं दाल में काला है। वो दाल में काला सामने आ गया, पकड़ा गया है। अब अगर उसमें वो पकड़े जाते हैं और ओवरऑल उनका मजमूई रवैया ये है कि अपने अलावा वो किसी को समझते ही नहीं है बेहतर, और अपना हाल ये है कि क्या हाल है आप देख लें। मैं इस वक्त मुख्तसर करता हूँ, वो अंगूठी हीरे की हो, या वो पैसे हों, या वो हेलीकॉप्टर केस हो, या वो बिलियन ट्री सुनामी हो, या वो जनाब अली पिशावर मेट्रो को, कोई यार कोई एक करप्शन की आपने की है? आपने शौकत खानम के नाम पर जो फंड जमा किया 1995 में लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने आपको कहा कि ये 1 अरब से 2 अरब रुपए का हिसाब पेश करें। आपने आज 27 साल हो गए हैं, हिसाब ही नहीं पेश किया। तो फिर आप क्या समझते हैं? आप बिल्कुल फेयर हैं। अगर आप साफ सुथरे हैं तो हिसाब पेश करते, आज तक नहीं पेश किया, शायद वो मामला अब आगे बढ़े। इसलिए ये सारी बातों को सामने रखते हुए एजाजुल हक साहब के साथ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुक़ हैं। एक वक्त था हम भी, मैं स्टूडेंट लीडर था और जुलूस निकाला करता था, और फिर हम इनके वालिद साहब के कुछ थोड़ा अरसा सपोर्टर भी रहे। फिर जब हमें अकल शऊर आया तो हमें इस्लाम कुरान में ये बात सामने आई, हदीस में सामने आई कि भाई बैत इस्लामी यानी इंतखाब के बगैर तो इक़्तिदार जो है वो जायज़ ही नहीं है। फिर ये बातें हमें समझ में आ गई। अच्छा, अब इससे आगे निकलते हैं। बात यह है हुजूर कि पाकिस्तान में अब अगर हम सब ये चाहते हैं कि मामलात सही नहज पर चलें, तो फिर अपनी अकाउंटेबिलिटी खुद भी करें और आइन और कानून को अपना हुक्मरान बना लें। कहीं कानून में अगर सुकम है, सारे मिल बैठें उसे दूर करें और सब अपने आइन के मुताबिक अपना किरदार अदा करें, और आइन से हटकर हम ना चलें, ना किसी को चलने दें। रह गए इंतखाबात का इल्तिवा, तो उसमें उन्होंने एजाजुल हक साहब ने फरमाया कि उन्होंने कोई वजह नहीं बताई। उन्होंने वजह बताई है कि फ़ौज और इंतज़ामिया और सब जो है,
चूँकि 1/3 पाकिस्तान अपना इसमें सैलाब में डूबा है और कुछ 3.5 से 4 करोड़ आदमी मुतासर है, वो उस तरफ लगे हुए हैं। उधर बार्डरों पे भी हमें फ़ौज चाहिए और भी बहुत सी जगह चाहिए। तो हम इंतखाबात में जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं कर सकते इस वक्त, इसलिए ये। अच्छा सर, मैं एक छोटा सा आपसे सवाल करके मैं इजाजुल हक साहब की तरफ जाता हूँ, आप इसका मुख्तसर जवाब दीजिएगा। वो ये है कि नवाज शरीफ को 62(1)(f) में तायात जो है वो नाअहल कर दिया गया और सिर्फ इस बुनियाद पे कि उन्होंने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली थी। हालांकि 2013 में उन्होंने उस हुकामे का जिक्र भी किया था, तो बहुत ही मामूली सा था। आज मैंने सुना है कि मरियम नवाज साहिबा का 4 साल से जो रमज़ान शुगर मिल के ऊपर जो है वो पासपोर्ट जो है वो जब्त किया हुआ है, तो वो जो बेंच बनता है वो टूट जाती है या तो जज जो है वो उससे हट जाते हैं। तो आज भी जो है वो जज जो है वो सुनने से इनकार कर दिया। इस पर थोड़ा सा मुख्तसर सब कमेंट सुनूंगा, फिर मैं इजाजुल हक साहब की तरफ जाता हूँ। मैं बिल्कुल मुख्तसर बात करूँगा। जज जस्टिस कार्नेलियस का हवाला दिया। भगवान दास साहब थे, वो हिंदू जज थे। एक और जज थे अपना खुद ही इन्हीं के नहीं, भगवान दास साहब के अलावा जी वो दुराब पटेल थे। अब हमारी तारीख पाकिस्तान की अदालती तारीख में अगर नाम लिया जाता है तो इन जजों का लिया जाता है। आप मुझे मरियम का या आप 62(1)(f) चले सर, वो आपने दे दिए, मैं ओवरऑल लेके इजाजुल हक साहब की तरफ जाता हूं। मैं आपके सामने इजाजुल हक साहब, डॉक्टर साहब एक आप माशाल्लाह साहबजादे हैं। डॉक्टर साहब एक लम्हा। जी 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 जी, बोलें बोलें। मैं आपके सामने बैठा हूं जी, बोलें। मुझे 11 साल के बाद इंसाफ मिला। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने, चीफ जस्टिस साहिबान ने मेरा केस देखा, मिल गया ना। हाई कोर्ट से शुरू हुआ जी सर, 11 साल बाद मुझे इंसाफ मिला। मुझे 2 साल जेल भी काटनी पड़ी। मिल गया ना सर, बे ना करता जी सर, मिल तो गया। अगर बहुत से लोग तो है जो बहुत से लोग तो बेचारे अभी तक मिले ही नहीं उनको। 11 साल के सिद्दीकुल फारूक साहब तो गुम हो गए थे। हाँ, मिल गया। सिद्दीकुल फारूक साहब गुम हो गए थे, उन्होंने कहा हमें पता ही नहीं। इजाजुल हक साहब की तरफ आता हूँ। इजाजुल हक साहब माशाल्लाह, जनरल ज़ियाउल हक साहब जो हैं वो एक बड़ा नाम है, आर्मी चीफ भी रहे और सदर पाकिस्तान भी रहे, आप उनके साहबजादे हैं। अब मुझे ये बताइए सर, जिस तरह मैंने एक सवाल उठाया, आप बहुत करीब साथी हैं आजकल इमरान खान साहब के, और ये भी ज़रूर बताइएगा कि सुना है कि मुस्लिम लीग ज़िया को आप मर्ज कर रहे हैं PTI में, ऐसी भी न्यूज़ है, उसकी तस्दीक और तरदीद कर दीजिएगा। या आइंदा इलेक्शन आप बल्ले पे लड़ेंगे या अपने ही निशान पे लड़ेंगे, ये भी ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे सवालात मेरे सामने आए हुए हैं ऐसे। तो मैंने कहा मैं खुद पूछ लूँगा सर से। दूसरा कि इमरान खान साहब जिस तरीके से आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट्स को मुतनाज़ा बना रहे हैं और उनका ये स्टेटमेंट के मुहिब वतन आर्मी चीफ होना चाहिए, चलें तगड़े की तो बात मैं साइड पे लगा देता हूँ, और जिस तरीके से वो इदारे के सरबराहों को निशाना बना रहे हैं आपके सामने है, तो क्या ये इस तरह इदारों को सियासत में घसीटना, अहम तरीन इदारों को और चीफ के बारे में ऐसे अल्फाज, ये मुनासिब है सर? देखें डॉक्टर साहब, पहली बात तो जो आपने शुरू में की है मैं उसको क्लियर कर दूं, क्योंकि आपने 2-3 दफ़ा कहा आपके बड़े करीबी दोस्त, आप इसको ये सारे मफरूज़े हैं, ये सुनी सुनाई बातें हैं कि आप अपनी पार्टी को मर्ज कर रहे हैं, कि आप बल्ले पे लड़ेंगे, या अभी तो बहुत दूर है इलेक्शंस, मतलब कि इसमें मौजूदा सूरत हाल की तरह अगर जिस तरह ये इलेक्शन पोस्टपोन हुए, मुझे तो लगता है अगले इलेक्शन भी टाइम पे पता नहीं होते हैं कि नहीं होते हैं, तो वो तो जब वक्त आएगा तो पता लगेगा। तो मौजूदा सूरत हाल में जो आपने बात की है, मैं समझता हूँ कि जो जर्नैल 30-35 साल की सर्विस करके लेफ्टिनेंट जनरल तक पहुँचता है, वो पूरी एक मिल से गुजरा होता है। उसने पाकिस्तान के लिए अपनी खिदमात की होती हैं, अपना स्टाफ कॉलेज किए होते हैं, अपनी मुहिब वतनी का मतलब जो इंसान सबूत दे सकता है, चाहे वो जंग में दे, चाहे वो अमन में दे, चाहे वो ज़लज़ले में दे, चाहे वो सैलाब में दे। अफवाज पाकिस्तान एक वाहिद अदारा है अल्लाह के फजल करम से, जिसको मैं ये बरमला कह सकता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये इंटैक्ट है, इसमें एक चेन ऑफ कमांड है। जहाँ तक बात है कि आर्मी चीफ को मुतनाज़ बनाने की, तो वो तो अब मैं तारीख उठाऊँ पिछले चंद 1 साल की, तो आप देख लें किस किस ने क्या कहा है, मुझे वो रिपीट करने की ज़रूरत नहीं।
क्योंकि सदीकुल फारूक साहब ने भी आज एक अहम बात कर दी है। इन्होंने बहुत सी लंबी तमीज़ बांध कर और बातें करके बताया जी कि ये किया ये किया ये किया। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, सारी चीज़ें जो हैं जो किसी ने कही होती हैं 1 मिनट में सामने आ जाती हैं। अब मैं उनको यहाँ बैठ के रिपीट करूँ, जिसकी रेपुटेशन हर जलसे में हो रही है, हर सोशल मीडिया के ऊपर हो रही है, तो वो अच्छी बात नहीं है। देखिए मैं ये समझता हूँ कि पिछले जहाँ फैसलाबाद में जब बात की थी इमरान खान साहब ने, उसके बाद मेरी उनसे बात हुई थी। उन्होंने कहा कि मैं इस बात की वजाहत करूँगा, मैंने इस तरीके से नहीं कहा था। उन्होंने कामरान खान के शो पर, अगर मुझे उनका नाम लेने की इजाज़त है क्योंकि वो दूसरा टेलीविज़न है, उसकी वजाहत करने की कोशिश की, लेकिन वो प्रोग्राम ही कैंसिल कर दिया गया। मैं ये कहता हूँ कि जिस तरह आज आप मीडिया के साथ कर रहे हैं कि 1 मिनट के बाद ARY बंद, फिर बोल बंद, फिर उनका वो क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट किया, फिर उनको बहाल कर दिया, तो अगर ये चीज़ें आप करेंगे तो कल को आने वाले फिर इसी को इस्तेमाल करते रहेंगे आपके खिलाफ, और एक विशेष सर्कल जो है वो शुरू हो जाएगा। तो सर आपने इमरान खान साहब को मेरी बात सुन लें, मेरी बात सुन लें, नहीं बताया था नहीं, मैं जरा सा लुकमा इसलिए दे दूं सर, बहुत जरूरी है मेरा एक जुमला बात खत्म तो कर लूं, मैं भूल जाऊंगा। बड़ा छोटा सा बड़ा नहीं याद कर दीजिएगा कि 3.5 साल जो इमरान खान साहब ने मीडिया के साथ किया है सर, तो वो आज तो उनके साथ कुछ भी नहीं हो रहा है सर, माजरत के साथ। मैं खुद मीडिया पर्सन हूं सर, मुझे जरा एक दो एग्जांपल उसके दे देना आप, उसके 1-2 एग्जांपल मुझे दे देना। मैं अगर एग्जांपल देने आया तो सुबह हो जाएगी सर, मैं एग्जांपल देने आया तो सुबह हो जाएगी। ठीक है, मैं वैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक सेकंड बस, उसके बाद आप जितनी मर्जी टाइम ले लेते। पेशावर के जलसे में और कल चिश्तियाँ के जलसे में इमरान खान साहब ने बड़ी वजाहत के साथ अपने जो तासुरात हैं फ़ौज के बारे में, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को मुझसे ज़्यादा इस फ़ौज की ज़रूरत है। अब इससे ज़्यादा इंसान और क्या कह सकता है। कहीं जब जलसे जुलूस हो रहे होते हैं, स्लिप ऑफ टंग जो है वो हो जाता है। दूसरा ये कि 3.5 साल आपने बात की, आप मुझे एक मौका दिखा दें इस 3.5 साल में जब वो वज़ीर आज़म थे, अगर मैं उनको मिला भी हूँ तो, अगर आप मुझे एक दफ़ा भी बता दें कि मैं 3.5 साल में उनको जाके मिला हूँ। क्योंकि मैं समझता था कि उस वक्त उनकी गवर्नेंस के अंदर फ्लॉज थे, मरदम शनासी नहीं थी, अच्छे लोग नहीं सेलेक्ट कर सक रहे थे, और मुल्क जो है वो नीचे की तरफ जा रहा था। ये तो इन लोगों की मेहरबानी है, इनका मैं सदीकुल फारूक साहब का नहीं कह रहा, मौजूदा माशाल्लाह जो मजमू है PDM का, मैं उसको कह रहा हूँ कि इतनी जल्दबाजी में हुकूमत ले ली कि इन्हें पता ही नहीं था कि आगे जाके किस दलदल में गिर रहे हैं, और जो शख्स नीचे गिरा हुआ था उसको आसमान पे पहुंचा दिया, और ख़ुद जो इतनी मकबूलियत थी वो आज देख लें कि कहाँ पर पहुँचे में। तो मैं किसी को कोई ब्लेम नहीं करता, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि मौजूदा सूरत हाल में इस वक्त 3 करोड़ लोग जो है वो सैलाब में फंसे हुए। इस वक्त आपने ख़ुद कह दिया सदीकुल फारूक साहब ने कि फ़ौज भी वहाँ पर है, रेंजर्स भी वहाँ पर है, पॉलिटिकल पार्टीज़ भी कोशिश कर रही होंगी, हुकूमतें भी लगी हुई हैं, लेकिन लोगों का ट्रस्ट किस पे है? लोगों का ट्रस्ट इस वक्त या तो इमरान खान के टेलीथॉन पे था, या फिर कराची मैंने पता किया है, वहाँ पर मैं गया तो नहीं, अभी मैं जाऊँगा, कि सारे ताजरों ने पैसे जमा करके तो जाके DG रेंजर्स के खिदमत करने लग गए कि जी खुदा के लिए पैसे हमसे ले लें, वरना ये वहाँ नहीं पहुँचेंगे जहाँ इनको पहुँचना चाहिए। तो ये तो हुकूमतों का ट्रस्ट है। वहाँ पे जब ये जाते हैं, इनको लोग इनके खिलाफ नारे कसते हैं, इनके खिलाफ बातें करते हैं कि आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया। सड़कों पे लोग पड़े हुए बेयार और मददगार, आप उनको देखें, ना उनके पास टॉयलेट है, ना उनके पास छत है, ना उनके पास कोई और चीज़ है, और आइंदा पता नहीं जब वापस जाएंगे तो उनका क्या हाल होगा। इस वक्त सारी कौम को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होकर खड़े होना चाहिए। इमरान खान साहब की ये गलती थी कि उन्होंने भी उस वक्त कौमी इशूज़ पे सबको मजमूई तौर पर नहीं इकट्ठा किया। मौजूदा हुकूमत भी ये कर रही है कि एक तरफ आप सैलाब में जा रहे हैं, वहाँ लोगों को मिल रहे हैं, और फिर आप अपनी अपोजिशन को आप वहाँ खड़े होकर बजाय इसके ये बताने भी नहीं जा रहे ना तामीराती बात करने के। इमरान खान वजीर आजम तो सैलाब में गए हैं, सर वजीर आजम मौजूद, सैलाब में गए हैं, सैलाब में गए हैं, सक्कर गए हैं, वहाँ जलसे करके वो 550 करोड़ रुपए इकट्ठे किए, जलसे करके। सर माजरत के साथ अभी जो आपका बैंक में आया है वो मैं बता देता हूँ सर, 500 करोड़ की बात आप कर रहे हैं, 5 अरब की, सर 1.72 आया है। गलत बयानी है सर। सर मैं आपको दावे से कह रहा हूं, मेरा और आपका यहां पर यह है
कि अगर आप स्टेट बैंक से मालूम कर लें तो ये बयान इमरान खान साहब का गलत है कि उन्होंने 500 करोड़ जमा किया है, 1.72 जमा हुआ है सर। ये आपके स्टेट बैंक का रिकॉर्ड है सर। करोड़ है, अरब है? जी, ये रिकॉर्ड है। 1.72 करोड़ है, अभी आया नहीं है, अभी आया नहीं 1 है। खरब 72 चलो करोड़। ऐसे ही सही। नहीं सर, आ गया है, माजरत के साथ आ गया है। हाँ। तो मैं सर ये पूछना चाहता हूँ, मैं सर ये अर्ज पूछना करूंगी चाहता हूँ इसमें। आखिरी मैं फिर इधर आऊंगा। डॉक्टर आप साहब कुछ एक बोल दें टेलीफोन का जल्दी, नहीं आया। सिद्दीक बात जल्दी से सिद्दीक साहब। जब मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि सिद्दीक साहब वज़ीर कमेंट्स, आज़म, आखिरी कमेंट्स। हुकूमत, जी आखिरी जी। आखिरी कमेंट ये है कि हुकूमत ने 80 अरब एक कर दिए हैं और 100 अरब रुपए मजीद उसमें डाल रहे हैं, और इस वक्त फौत होने वाले के लिए 10 लाख रुपए जा रहे हैं, 25,000 रुपए मिल रहे हैं तकरीबन हर बंदे को। आपका जनाब अली जो अपना बैतुल माल है और इसके अलावा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, उसके रिकॉर्ड के मुताबिक पैसे सबको मिल रहे हैं और मजीद मिलेंगे। मकान बनाने के लिए पैसों की बात हो रही है। सर थैंक यू सर, मुझे ब्रेक पे जाना है, मुझे ब्रेक पे जाना है, लेकिन मैं बात करता चाहूँ कि अभी पिछले दिनों यूएन के साथ मिलकर के नुमाइंदे के साथ बिलावल साहब ने एक सेमिनार किया था जिसमें तकरीबन कई अरब रुपए सुना है कि मेरा ख्याल है 2 खरब की इमदाद हुई है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। कमरानी साहब, मैं एक सवाल, 2 चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ। एक तो सर तोशा खाना केस बहुत ही सीरियस, बहुत अहम हो गया है, उस पर पूछना चाहूँगा जो कुछ भी इस वक्त सुनने में आ रहा है। और दूसरा ये कि फ़र्द जुर्म जो अभी इन पर हुआ है ये कितना सीरियस है। आपकी अपनी राय है कि कंटेम्प्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन अब है और हो रहा है और इस पर अदालतें सज़ा भी दे रही हैं, तो ये फ़र्द जुर्म जो हुआ है खान साहब पे, ये कितना सीरियस है सर? देखिए, ज़ाब्ता फौजदारी के अंदर फ़र्द जुर्म तमाम केस के निचोड़ को कहते हैं। अच्छा। हाँ जी, जब एक केस बनता है तो वो जो वे कहते हैं ना, एक चालान देते हैं, एक रिपोर्ट देते हैं। हमारे यहाँ कहते हैं 173 की एक रिपोर्ट होती है CRPC की। उस रिपोर्ट का जो खुलासा होता है वो जज के पास जाता है, वो कागज़ेस लेता है, वो समझता है कि इसके अंदर इतना मवाद है कि हम इसको प्रोसीड करें और गवाह तलब करें। अब इसका मतलब अदालत ने उस रिपोर्ट की रोशनी में जो कुछ उनके सामने पेश किया गया, वो मुतमईन हुई अदालत कि अब उसके खिलाफ ये जुर्म बनता है, अदालत मुतमईन हो गई है। फर्द जुर्म आयद करने का मतलब अदालत जुर्म के 5 के 5 जज इस बात मुत्तफिक हो गए कि जुर्म सरजद हुआ है। अब क्या होगा? अब ड्यू प्रोसेस शुरू होगा। एक तरफ प्रोसिक्यूशन से कहेंगे वो एविडेंस लाएं, एक तरफ इनको कहेंगे आप डिफेंस लाएं, जैसे कहते मैंने ऐसे नहीं कहा था, वैसे कहा था। तो उसकी रोशनी में वो एक फैसला करेंगे। फैसले चूंकि ऑलरेडी मौजूद हैं, 3 फैसले वो हैं, चौथा यूसुफ रज़ा गिलानी 189 का यूसुफ रज़ा गिलानी, इस सब की रोशनी में आर्टिकल 25 है, सबके साथ जो यकसा सलूक। मैं अगर खिलाफ भी हूँ उसके, मगर जब एक के साथ एक वक़्वा हो चुका है, अदालत ने एक रहनुमा असूल दे दिए हैं, अब ये नहीं हो सकता है कि एक को आप फंदा लगाएं दूसरे को छोड़ दें। तो ये लामाला इसका अंजाम वही होगा जो दूसरों का हुआ है। इसलिए माफी भी मांग ले तब भी माफी, इसलिए कि जब जुर्म किया है फौजदारी में माफी नहीं है। अच्छा। हाँ जी, कंटेम्प्ट में जरूर है, मगर जुर्म से पहले, फर्द जुर्म आयद करने से पहले अगर माफी मांगते, जी हाँ, वो उन्होंने माफी का जो भी मौका था 2 जवाब दाखिल किए, उसके अंदर अदालत मुतमईन नहीं हुई। अदालत इस बात पर मुतमईन हुआ कि जुर्म सरजद हुआ है, इसलिए हम फर्द जुर्म आयद करेंगे ताकि दोनों पार्टीज अपने एविडेंस दें। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा तोशा खाना के ऊपर बता दीजिए। देखिए, तोशा खाना तो माजरत के साथ ड्यू अपॉलॉजी, इमरान खान से बहुत बड़े आदमी है, मैं उसके ज़ात के बारे में कुछ नहीं कह रहा हूँ, मगर जो अमल है बहुत ही छोटा सा अमल है। मैं इसको घटिया तो नहीं कहता हूँ, अंग्रेजी में अगर कहूँ चीप है। क्यों सर? क्यों कि सर देखिए, एक अमानत है। मैं कहता तोशा खाने का मतलब ये है, आपको एक अमानत दी है कि स्टेट ने, और स्टेट को दिया है। आप चूंकि स्टेट के सरबराह थे। आज इस्लाम में ये एक फ़र्क है थोड़ा सा बुनियादी, कहते जी रिश्वत और तोहफे में क्या फ़र्क है,
कहते हैं रुश्वत और तोहफे में ये फ़र्क है। आप ये अंदाज़ा लगा लें, आपको जो शख्स तोहफा दे रहा है, आया आप उस ओहदे पर न हो, वो तोहफा आपको ये देगा। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर वो आपको तोहफा देगा, ये आपके लिए तोहफा है। अगर आप समझते हैं आप ओहदे पर नहीं है और ये आपको ये तोहफा दे रहा है, तो ये आपको रिश्वत दे रहा है। तो गुजारिश है, वो स्टेट को दे रहा है, आप स्टेट के अमानत को, चलो उसने आपको दी है, आप समझते हैं इसको मैं अपने पास रखूं, मगर मैंने अभी जो शहबाज शरीफ साहब का सुना है रिवायत, उसने रख दी है पब्लिक के लिए। लेकिन सर जो पहले लोगों ने के लिए होना चाहिए, पहले लोगों ने किया, वो उन्होंने अपने जात के से बेचा नहीं उन्होंने। फर्ज कर किसी ने गाड़ी ली है, उसको अच्छी लगी, गलत है, मैं समझता वो भी नहीं होना चाहिए, मगर गाड़ी मौजूद तो है ना, उसने जाके बेची नहीं है मार्केट में। अच्छा, यहाँ सेल किया है, ये सेल की है, इससे उनकी भी बेइज्जती होती है। और फिर उसने उस शहजादे ने ये तौहीन है, ये दोबारा खरीद लिया उसको। ये अफसोसनाक है, ये हमारे मुल्क के लिए भी और खान साहब की जात के लिए भी, जिसने भी ये काम किया। तो खान साहब ने ऐसा क्यों किया सर? उनके एक बैट से तो करोड़ों रुपए उनको मिल जाता है, सिग्नेचर से, तो ऐसा करने की क्या जरूरत है? सर इंसान का हिर्स खत्म नहीं होता है। अच्छा, नहीं होता। और ये भी मुझे यकीन नहीं है खान साहब ने खुद किया, हो सकता है किसी ने उसके नाम पे इसको किया हो, पता जरूर होगा, और उसके दाएं बाएं उसके घर में नहीं, मैं समझता हूँ सर, इस वक्त टीवी में लाइव में हम क्या नाम लें सर, नाम जो है वो फिर पर्सनल हो जाता तो है। इसलिए इमरान खान से ज्यादा, मेरा ख्याल है इमरान से ज्यादा कहीं और मसला है, और मसला लेकिन इमरान खान वहाँ पे ये गलत है। अब नाम उससे मंसूब हो गया है तो गलत हो गया। सिद्दीक अल फारूक साहब, आपका भी शुक्रिया है। एजाजुल हक साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और हम उम्मीद रखते हैं एजाजुल हक साहब कि आप जो हैं वो ज़ियाउल हक साहब का एक मुस्लिम लीग को हमेशा कायम व दायम रखेंगे, क्योंकि ये आपके अब्बू की आखिरी निशानी है। तो हम समझते हैं इसको अपनी जगह रखते हुए आप इलेक्शन लड़ेंगे। वो इत्तेहाद होना चाहिए, तगड़ा इलेक्शन लड़े। हाँ, तगड़ा इलेक्शन हो। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज।